क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि देखिए, इट सेज के इन दिस क्वेश्चन ऑल डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। कहता है इस सवाल में ऑल डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो ए पार्ट में अब आपको ये जो डायमेंशंस दी हुए, डायमेंशंस का मतलब है कि ये 6 भी सेंटीमीटर्स है और ये 11 भी सेंटीमीटर्स। वो कहते हैं जी द डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में याद है ये साइड और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो आप पहले ही लिख दो कि अगर ये 11 है तो दिस विल आल्सो बी 11। सी पैरेललोग्राम में दिस साइड इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ, ये पैरेलल भी होती हैं और इक्वल इन लेंथ भी होती हैं दोनों साइड्स। तो इफ दिस इज गिवन 11 तो आप इधर भी खुद से, याद है मैंने कहा था पिक्चर्स की लेबलिंग करना बहुत जरूरी आदत है, इसको भी 11 लगा दो। If this is 6 cm तो this side will be equal and parallel to this side। देखिए ये साइड इक्वल और पैरेलल, आपस में ये दोनों इक्वल और पैरेलल होंगी। तो if this side is 6 cm then this side should also be 6 cm, तो मैं इसको यहाँ पे ये लिख दूंगा। अब वो कहता है कि फाइंड करो द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। बच्चों डू यू रिमेंबर द वर्ड पेरीमीटर का क्या मतलब बताया था मैंने आपको? पेरीमीटर के वर्ड का मतलब होता है कि यू हैव टू सम ऑफ ऑल साइड्स लेना है आपने, यानी सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ द शेप। जिस शेप की पेरीमीटर निकालने की बात करें आपने उन सारों का सम लेना है। यानी इफ आई स्टार्ट माई वॉक तो एक चक्कर आप इस शेप के गिर्द लगाओ। सपोज दैट इज अ पर्सन, वो इसके गिर्द चक्कर लगाता है, ये 11 cm, फिर ये प्लस 6 cm, फिर ये 11 cm, फिर ये 6 cm। तो जब आप वन कंप्लीट राउंड अराउंड द बाउंड्री ऑफ द शेप लगा लोगे तो वो उसी शेप पैरेललोग्राम का पेरीमीटर मांगा था। तो फिर पेरीमीटर के लिए मैं यूं करूंगा कि अब यहां से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आई विल एड अप दिस 11 cm, तो मैं 11 लगा देता हूं प्लस, तो इसका कोई फॉर्मूला के बजाय आप डायरेक्ट ऐसे ऐड कर लो 11 प्लस 6 प्लस देन दिस 11। तो देखो ये लेबलिंग का ये फायदा है, प्लस देन यू हैड टू ऐड दिस 6 टू इट, तो ये आपके पास यूं आ गया। तो अब गौर कीजिए, वी डोंट हैव द कैलकुलेटर, तो 11 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आपके पास ऐड हो गया ऐसे करके 0606। नाउ सी यहाँ से 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14, तो हमारे पास ये 14 आ गया, कैरी 1। ये सारी वर्किंग देके दिखानी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो आपके पास ये आ जाएगा 34। अब चूंकि यूनिट्स देखिए राइट बॉटम कॉर्नर पे गिवन है, तो यहाँ तो चलो आपने 34 सेंटीमीटर्स की प्रॉपर आदत बनाई हुई है कि इधर तो जवाब लिखो, बट राइट बॉटम कॉर्नर पे नीट आंसर जब आप फिल इन करें तो इफ द यूनिट इज ऑलरेडी गिवन तो देन डोंट पुट द यूनिट, देन लीव इट लाइक दैट। तो आप इसका जरा देखिएगा, सॉरी ये आंसर लेट्स सी कि क्या इसका निकलता है। आंसर इसका आ रहा है आपके पास 34 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम 34 आएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चनिंग इसमें, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, हमने तो इससे बहुत एडवांस क्वेश्चनिंग भी देखी हुई है। अब देखो वो कहता है कि द डायग्राम शोज अ ट्रेपीजियम, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब बच्चों क्या बताया था? क्या एरिया इस बाउंड्रीज के टोटल सम को कहते हैं? ये तो पेरीमीटर, इसको तो पेरीमीटर कहा जाता है। एरिया का मतलब होता है कि ये जो इस शेप के अंदर जितना भी ये सरफेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो सारी मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अग्रीड, ये सारे का सारा इसका एरिया आएगा। तो थोड़ी सी शेडिंग मुझसे बाहर जा रही है, बहरहाल ये आपको पता है कि इस पूरे इलाके को हम एरिया कहते हैं। तो इस टाइप के तो कट कॉपी से बहुत एडवांस क्वेश्चनिंग हमने की हुई है। तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब देखो ट्रेपीजियम में आपको याद है कि एरिया की वैल्यू गिवन, मैं यहाँ डेटा लिखूंगा ऐसे करके पहले कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 36 cm स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में याद है आपको फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हुआ करता था हाफ इनटू द हाइट इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। लेकिन बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो हमें यहाँ गिवन है 36 cm स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ आ गया, हाइट की जगह क्या डालें? हाइट आपको याद है इसमें ये जो
परपेंडिकुलर हाइट होती है, दिस इज कंसिडर्ड एज द हाइट। तो ये 4 cm आ रहा है ऐसे करके, तो ये हाफ इंटू 4 इंटू ए प्लस बी, इसमें क्या आएगा? तो देखिए हमारे पास ए जो है, ए की वैल्यू आ रही, तो अब इसमें ये हाइट तो 4 आ गई। अब ये ए और बी दोनों वो पैरेलल साइड्स थी ना, तो वन ऑफ देम दिस इज ए एंड इसको हम बी कह लेते हैं। तो ए की वैल्यू इसमें देखिए आपके पास वाई सी एम आ रही है और बी की वैल्यू 13 आ रही है, तो इसमें आप वाई प्लस 13 करके यूं लिख देंगे। नाउ हमें पता है कि देखिए इसकी जो फर्दर मैथ्स हम इन्वॉल्व करते हैं वो कैसे होगी। तो आपने देखा है कि ये 2 और ये 4 कट हो जाएगा आपस में। रूल्स याद है ना कि जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप क्रॉस कटिंग करना अलाउड है। तो हमारे पास जवाब बचा इधर से 36 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 13। अच्छा बच्चों, अब इसके ना मैंने आपको इधर से ऑनवर्ड, यहां तक तो चलो आपने इसको लिख लिया, बट इधर से ऑनवर्ड आपको दो तरह की प्रोसीजर्स मैंने बताए थे कि फर्स्ट प्रोसीजर इससे ऑनवर्ड आप ये कर सकते हो कि मैं देखो इसको लिख रहा हूं ना 36 इक्वल टू, तो मैं इस 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को दोनों के साथ ओपन कर लूं, तो ये तो वो सिंपल प्रोसीजर है जो हम सीख कर आए थे कि ये 2y बन जाएगा। तो सी 2 इंटू वाई इज 2y एंड 2 इंटू 13 इज 26। अब अगर हम 36 माइनस 26 करेंगे तो ये इक्वल टू 2y आएगा। अब 36 माइनस 26 इज 10, तो 10 इक्वल टू 2y हो जाएगा, और फिर यहां से 10 अपॉन 2 इक्वल टू y होगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि y की एक वैल्यू तो इस तरह आ गई। इसी क्वेश्चन को अगर आप इस सेकंड प्रोसीजर से भी करते तो दिमाग में रखिए कई जगह पे ये मेथड में भी हेल्प कर दे, कई जगहों पे ये कर दे, तो आपको आने सारे तरीके चाहिए, सब सिखाया हुआ है। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि 36 इक्वल टू, इस स्टेप के बाद सी यू कुड हैव डन इट दिस वे आल्सो, कि देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे अगर आपके पास एक आंसर अवेलेबल है तो सी यू कैन क्लियरली सी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, तो इस तरफ इक्वल टू के आके वो 36 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज 36 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 13। नाउ 36 अपॉन 2 विल बी 18, 18 इक्वल टू y प्लस 13। तो अब 13 इधर से माइनस होगा, तो 18 माइनस 13 इज इक्वल टू y। तो 18 माइनस 13 वुड बी कितना, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू यूं आती है। तो आइदर सी यू कैन डू इट दिस वे, ऐसे भी हो सकता है, या इसकी वैल्यू इस तरह भी हो सकती है। तो आपके पास y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आइदर वे ऐसे भी आ सकती है। तो बोथ द प्रोसीजर्स आर करेक्ट, आप जो मर्जी इसमें करना चाहो बात ठीक है, लेकिन एज यू फील कंफर्टेबल, आने दोनों तरीके आपको इसमें चाहिए। तो सी आपके पास बी का आंसर 5 cm आ रहा है, तो y की वैल्यू वाज 5। अच्छा, इसका वैसे अगर कोई काउंटर चेक भी करना है तो आप इसकी वैल्यू जरा इधर पुट करके तो देख सकते हो कि वाकई में एरिया की वैल्यू हाफ इनटू हाइट इसकी 4 है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स अब 5 है। एक साइड देखो ना 5 और एक 13 है। तो जस्ट अ क्विक चेक मैं वैसे अपने तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, 2 2 आर, तो ये 2 इंटू 5 प्लस 13 18 है, और 2 इंटू 18 वाकई 36 cm स्क्वायर। एरिया इसका वाकई 36 cm स्क्वायर ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन 7th में आइए, बताइए जरा 7th में किसी को प्रॉब्लम है? 7th, चलिए जी 7th में देखिए जी मसला आ गया। कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 cm स्क्वायर। देखो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 9 cm स्क्वायर है, इंक्लूडिंग दिस ट्रायंगल, यानी इस पूरे रेक्टेंगल का 9 cm स्क्वायर है। और वो कहता है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 85 मिलीमीटर स्क्वायर। यार मुसलसल लफ्जों के धोखे दे रही है, गौर करो, यहां पे आपको गिवन है ये कितना, देखिए यूनिट्स पे गौर कर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर क्या यूनिट दिया हुआ है, गौर करो, ट्रायंगल का मिलीमीटर स्क्वायर। ऑनेस्टली बताइए कितनों ने इस बात को रियलाइज ही नहीं किया।
जल्दबाजी में, बी ऑनेस्ट। तो आपको देखिए पता चलेगा कि यार सरासर केयरलेसनेस चल रही है इधर, चंद के लोग इस तरह कर रहे हैं, तो प्लीज ये ध्यान करिएगा बस। जी जी जी, ये बात याद रखे, कोई बात नहीं, इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर। देखिए कोई हर्ज नहीं होता, आप एग्जाम में इसको पूरा ऐसे इनसर्कल कर दिया करें। वो कहता है कैलकुलेट द शेडेड एरिया, यूज योर गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आपको फाइनल जवाब इधर डैश पे भी बताया हुआ है, अगर वो इधर ना भी लिखता तो यहां पे आपको उसने बताया हुआ है। तो मुझे बताइए कैलकुलेट द शेडेड एरिया करना, कैसे निकालूं शेडेड एरिया? बोलो भाई। शेडेड एरिया आपको निकालना है अब सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में मुझे एक बात बताइए, इधर स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है भाई, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है 85 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि फाइनल आंसर देखो ना सीएम स्क्वायर में चाहिए, तो रेक्टेंगल का एरिया तो ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और आपने इस मिलीमीटर स्क्वायर को खाली चेंज करना था सेंटीमीटर स्क्वायर में। जरा बताइए आपको वो बात तरीका याद है कि 1 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। अब एरिया का स्टैंडर्ड बनाना है तो दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। तो ये याद है आपको, ये बनता था 1 cm स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा ये था वो स्टैंडर्ड एरिया का, याद आया? ये है बच्चों आपका वो स्टैंडर्ड, जो एरिया का स्टैंडर्ड ये बना था। रिकॉल रिकॉल। तो ये स्टैंडर्ड जब आपने बन गया तो अब इसी 100 की अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। पता है ना कि देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और एक जीरो है तो स्क्वायर की वजह से डबल जीरोस हो जाएंगे। ये शॉर्टकट सब देख रहे हो, फायदा समझ आ रहा है? तो पहले 6 चैप्टर्स एक्चुअली P1 की खातिर करवा रहे थे, और पूरे कोर्स में फिर जो उसके रिलेटेड मेंटल मैथ्स है उसके लिए। खैर, अब ये तो आपने इस तरह कर लिया। मुझे बताइए मिलीमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर जाना इज स्मॉल टू बिग यूनिट्स, राइट? तो स्मॉल टू बिग यूनिट्स जा रहे हो तो आपने 100 से इसको, देखिए आपने इधर से 100 से इसको डिवाइड करना। तो मुझे बताइए जरा 85 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? देखिए 85 डिवाइड बाय 100, वो ब्लॉकिंग मेथड याद है ना, ये जीरो इससे ब्लॉक, ये जीरो इससे ब्लॉक, और 1 जिधर है वहां डॉट। तो इसका मतलब है कि ये 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा। ये सारे स्टेप्स शो करें, ठीक है? और अब आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस होगा 0.85 cm स्क्वायर। तो अब ये साइड पे देखो 9.00, इसमें से 0.85 माइनस करो तो ये कितना बनता है? इसमें से एक बोरो कर लेंगे, ये 10 आएगा, ये 9 है, ये तो कर लेते हो ना। 9 माइनस 8 इज अ 1, और ये आएगा ऐसे कर। तो ये साइड पे ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सबूत, ये सब चीजें प्रॉपर्ली दिखाएं। जी वैसे बेहतर है इसमें मोहम्मद दिखा दिया करें ये स्टेप्स सारे इसके। तो अब ये कितना आएगा? तो 2 मिनट में ये हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये आ गया 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने 8.15 ये लिख लेना। अच्छा, आई होप आपने जितनी ईयरली प्रैक्टिस की टाइमर्स लगा के की थी, उम्मीद है टाइमर लगा होगा। तो देखिए ये जो मैथ्स अब आपका माशाल्लाह एक अच्छा फ्लो बना हुआ है ना, और उसी की वजह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस और केमिस्ट्री की बेस जो बन चुकी भी है, वो इसीलिए कि आपकी बेसिक्स जो है वो सही होनी चाहिए। यहाँ तक क्लैरिटी है बच्चों सबको जिनको प्रॉब्लम हुआ था? तो जरा लेट्स चेक दिस आंसर एट द बैक। ये आपको दिया हुआ है 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर बच्चों वैसे बता रहा हूं, अगर मगर वाले केस के लिए अगर ये एरिया मिलीमीटर स्क्वायर्स में पूछता तो फिर क्या करते? मिलीमीटर स्क्वायर्स में अगर फाइनल आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में मांगता तो फिर इस ट्रायंगल को मिलीमीटर स्क्वायर ही में रहने देते, इस 9 cm स्क्वायर को हम मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देते। इसी स्टैंडर्ड से 100 से फिर अब आप cm स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर जा रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते। वो कहता है द डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। कहता है बच्चों द डायग्राम शोज,
the major sector of a circle with center O and radius 3 centimeters. तो वो कहता है कि कैलकुलेट करो द एरिया ऑफ दिस सेक्टर. द डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल. अच्छा मुझे बताएं कि ये मेजर सेक्टर ये पूरा बाहर वाला होता है ना. अच्छा उसका रेडियस आपको बताया हुआ उसने कि रेडियस इसका जो है ये वाला भी और ये वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा. तो रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर है. लेकिन मेजर सेक्टर का एंगल क्या ये बाहर वाला एंगल नहीं लेते? याद है ये पूरा बाहर वाला मेजर सेक्टर अगर आप डिस्कस कर रहे हो इस वाले को, तो इसका एंगल भी तो यार ये बाहर वाला ही लेंगे ना. तो 360 में से 80 उड़ा दो तो ये कितना आता है? 360 में से देखिए आपने 80 उड़ा दिया तो ये आता है आपके पास 280. इसका मतलब है कि इस मेजर सेक्टर का जो थीटा यानी एंगल है सेंटर पे, मेजर सेक्टर का एंगल एक्स 280 डिग्रीज लेंगे और उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर लेंगे. ये डाटा है. ठीक है. वैसे 2 मार्क्स से तो जरूरत नहीं है लेकिन लिख लो चलो तो अच्छा है कि 280 आया था सम ऑफ एंगल्स इन अ सर्कल के साथ. अब वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ के पाई. अच्छा ये बताया था ना कि जब आंसर के पाई की टर्म्स में देना है अगर के इज एन इंटीजर तो फिर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को पाई रहने देना. मुझे बताओ बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? मेजर सेक्टर का x बाय 360 इंटू एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर है. एरिया का पाई आर स्क्वायर है और आर्क लेंथ का 2 पाई आर है. देखिए यहाँ मिस्टेक ये हुई होगी कि शायद आपने जैसे मॉक में भी बहुत से लोगों ने किया था कि वही सवाल है, इसको 280 करना था, आप एंगल 280 वाला लेना था. तो आप 280 अपॉन 360 इंटू पाई को पाई रहने दो और इंटू रेडियस इसका 3 आर स्क्वायर इन 3 इंटू 3. अब जरा देखिए ये आ जाएगा आपके पास, ये 0 0 से कट हो गया तो ये 28 अपॉन 36 है इंटू 9 इंटू पाई. ये 3 3 जार 9 हो गया. अब देखो ये 9 1 जार 9 4 जार 4 1 जार 4 7 जार. तो अल्टीमेटली आपके पास 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया नहीं बनता. नहीं इसमें ना देखो जब वो ये बात बताई थी ना कि जब इधर के वो तो अगर ना कहता ना इन टर्म्स ऑफ के पाए जवाब दो फिर तो पाए 3.142 पुट करते. बट इधर वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के पाए जवाब. तो पाए की फॉर्म में आपने कैसे जवाब देना है ये समझ आई. तो 7 पाए, पाए को फिर पाई रहने देना. ये बताया था ना कि इन टर्म्स ऑफ पाए कहे तो पाए को पाए ही रहने दो. क्यों बच्चों? तो देखिए उसने हमसे पूछा था वेयर के इज एन इंटीजर, तो इसका जवाब आ जाएगा आपके पास 7 पाई. अगर कहता ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो के फिर आपका 7 होता. तो ये याद रखिए कि 7 पाई, इसको हम यूं जवाब लिख देंगे. तो सी 7 पाई इज द फाइनल आंसर. देखिए अब ये सवाल में ना थोड़ा सा उसने एक ट्रिक ये किया है. कहता है द डायग्राम शोज 2 सर्कल्स बोथ विद सेंटर ओ. दोनों का सेंटर देखिए कहता है ये ओ ही है, यानी इस छोटे सर्कल का भी और इस बड़े सर्कल का भी. ठीक है. अब वो कहता है कि द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल इज 3 cm. अच्छा हम लेबलिंग कर देते हैं कि स्मॉल सर्कल का रेडियस जो है, देखिए ये इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये हम लगा लेते हैं. ठीक है. अच्छा अब और कहता है कि बड़े सर्कल का एंड द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल लार्ज सर्कल इज 6 cm. तो इसका मतलब है कि इस लार्ज सर्कल का रेडियस जो है, एक मिनट इसको जरा डिफरेंट कलर देते हैं कि देखिए ये जो लार्ज सर्कल है इसका रेडियस जो है उसने ये 6 सेंटीमीटर्स ये किया हुआ, और इस छोटे सर्कल का रेडियस जो है वो, एक मिनट इसको ब्लैक से मिटा के जरा ब्लूइश कलर देते हैं कि ये आपके पास वो कह रहा था कि ये 3 सेंटीमीटर्स छोटे का रेडियस. ठीक है. तो स्मॉल आर हमें 3 cm दिया हुआ है, कैपिटल आर हम 6 cm यू रख लेते हैं. याद है ना इनमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का फर्क रखा जाता है. तो ये क्लियर रखिए बच्चों कि ये पूरा लार्ज सर्कल का रेडियस ये 6 cm है और छोटे सर्कल का रेडियस ये 3 cm. ठीक है. अच्छा अब आगे कहता है कि द माइनर सेक्टर ए ओ बी. अब देखिए ये जो ए ओ बी है
माइनर सेक्टर है ये, AOB छोटा सेक्टर है, सी दिस इज द होल सेक्टर, ये इसका रेडियस 6 cm है और कहता है हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अच्छा, अब अगर एंगल ऑफ 60 डिग्रीज है तो ये एंगल बच्चों अगर 60 डिग्री होता है तो मुझे एक बात बताइए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप व्यू में आपको दिखा रहा हूँ कि इसका एंगल अगर 60 डिग्रीज है तो बच्चों ये पूरा बाहर वाला एंगल फिर ये कितना डिग्रीज होगा। देखिए ये जो पूरा मेजर सेक्टर का एंगल बनता है ये तो फिर 300 डिग्रीज होगा। तो जरा गौर से देखिएगा कि माइनर सेक्टर का माइनर थीटा जो है वो अगर 60 डिग्रीज है तो मेजर सेक्टर का थीटा जो है, या एक्स डिग्री हम कह लेते हैं थीटा के बजाय, माइनर एक्स जो है वो आपके पास 60 डिग्रीज है तो मेजर एक्स कितना होगा, वो तो 360 में से 60 उड़ा के 300 डिग्रीज आए। ये डाटा पहले जरा सही पक्का करो, फिर ये सवाल बहुत आसान है कि अब वो कहता है सी इट सेज द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स इज के पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आपको याद है मैंने एक सैंपल क्वेश्चन मेंसुरेशन की प्रैक्टिस कराते हुए बताया था कि हाउ टू आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। जब वो कहते हैं ना कि जी द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स इज के पाई, इसका मतलब है कि उसने पाई की वैल्यू सिर्फ एंड तक फॉर्मूला में चलाता रहा, वैल्यू पुट नहीं की उसकी 3.142। क्योंकि पेपर 1 है तो आपको के पाई की फॉर्म में इसीलिए ये चीज सिखाई गई थी। जरा गौर कीजिएगा, देखो शेडेड रीजन्स हैं कौन से, एक तो शेडेड इलाका ये सारे वाला है, सी दिस इज द शेडेड, ठीक है जी, ये एक शेडेड रीजन है, और एक ये जो छोटा सेक्टर है ये शेडेड है। यानी हमें इसका एरिया किसी तरह पहले निकालना है और फिर उसमें से इस छोटे सेक्टर का एरिया प्लस करना है दोनों। क्योंकि देखो ना शेडेड इलाके इसमें कहता है टोटल एरिया उन शेडेड इलाकों का के पाए, तो यू कैन क्लियरली सी कि एक शेडेड इलाका इसमें ये छोटा सा सेक्टर बन रहा है, ठीक है, जिसका एंगल ये 60 डिग्रीज है और इसका रेडियस ये 3 cm। तो ये शेडेड एरिया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ पाए ही निकालेंगे। और फिर एक हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन बनता है जिसका एरिया हमें यहाँ से ये कैसे ढूंढना पड़ेगा, जरा ये गौर कीजिए। तो बच्चों गौर करो कि हमें इस, पहले तो चलो हम इस शेडेड इलाके का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो पहले तो हमारे पास जगह देखिए इसके लिए काफी उसने दी हुई है, दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन बेसिकली। तो हम यूं करते हैं कि सबसे पहले लेट्स गेट टू दिस छोटा सेक्टर के इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले ये निकाल लेते। तो आप गौर से देखिएगा बच्चों कि मैं इसकी ड्राइंग यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ कि इस सेक्टर का एरिया हमें कैसे ढूंढना होगा कि रेडियस उसका 3 cm है और ये एंगल उसका 60 डिग्रीज दिया हो। तो फिर आप ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो छोटा सेक्टर शेडेड इलाका ये भी तो है, तो इसका एरिया निकाल के पहले रख लेते। तो ये देखिए अब ये इसका एरिया कैसे आएगा कि एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर, देखिए एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर हम निकाल लेते हैं। अच्छा, वर्किंग की स्पेस जरा आप इधर से यूटिलाइज ऐसे करोगे कि एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर जो निकलेगा वो आएगा एक्स बाय, ठीक है जी, एक्स बाय 360 इंटू पाए आर स्क्वायर। अब रिमेंबर हमने जवाब के पाए की फॉर्म में ढूंढना है, यानी पाए को हमने पुट नहीं करना, पाए को पाए ही रहने देना है एंड तक। तो ये आपके पास आएगा 60/360 इंटू पाए इंटू रेडियस है 3 × 3। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 0 कट हो गया, 6 1 टाइम्स 6 6 टाइम्स, तो ये आएगा आपके पास 1/6 इंटू पाए इंटू 3 3 जार 9। अब देखो ये 3 2 जार एंड ये 3 3 जार, तो ये आपके पास बना 3π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी तक आपके पास एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर आपके पास सपोज ये निकला है बच्चों। तो मैं इसको निकाल के अपने पास यहाँ पे एक सेट साइड पे रख लेता हूँ। तो देखिए गौर से कि ये हमारे पास 3π/2 इसका एरिया निकला, ये जो छोटा सा सेक्टर है शेडेड है ये, क्योंकि उसने कहा था ना द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स इज के पाई। तो एक तो उसमें ये वाला छोटा एरिया हमने निकाल लिया, इसका एरिया आ रहा है 3/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो मैंने इधर साइड पे निकाल के यूं सपोज यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों
आपने क्या करना है कि देखिए अब हम जाने वाले हैं इस अगले शेडेड इलाके की तरफ। अगला शेडेड इलाका ना जी, ये वाला पूरा शेडेड रीजन जो ये बनता है। तो आप में से देखिए कोई ये अगर सोच कर बताए कि ये आपके पास जो एरिया बनेगा ये कैसे निकलेगा। देखिए इसका तो सीधा सा हल है कि आपने पहले इस पूरे मेजर सेक्टर में से, देखिए इस पूरे मेजर सेक्टर में से जिसका ये एंगल 300 डिग्रीज है, क्योंकि ये 60 था तो ये 300 होगा, और उस बड़े सेक्टर का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो आपने पहले बड़े सेक्टर के पूरे एरिया में से, सी इस पूरे एरिया में से क्या ख्याल है कि इस छोटे मेजर सेक्टर को फाइंड, एरिया उसका माइनस नहीं कर दिया जिसका एंगल 300 है और रेडियस 3 cm। तो आपको ये एरिया निकालना, तो देखो ना, गौर करो कि आपने इस पूरे बड़े मेजर सेक्टर में से, सी अगर इस पूरे सेक्टर में से मैं ये वाला सेक्टर जो है इसका एरिया काट के निकाल दूं तो क्या पीछे यही इलाका आपके पास बच नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये एरिया याद रखिए अलग से निकाल के रखा हुआ है हमने। तो हम इधर से क्या करने वाले हैं कि पहले हम इस मेजर सेक्टर के पूरे इलाके में से, सी इस पूरे एरिया में से बेसिकली इस छोटे वाले का एरिया क्या करने लगे हैं, इस छोटे वाले का एरिया माइनस करेंगे तो ये पूरा शेडेड इलाका इसके गिर्द ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब ये करने लगे हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 1 में तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया उसका एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई, एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर। अब मैं निकालने वाला हूं एरिया ऑफ द अदर शेडेड रीजन। तो उसके लिए तो एरिया ऑफ द बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सेक्टर होगा। देखिए बच्चों, अब इसमें बिग सेक्टर कौन है, बार बार बता रहा हूं कि देखिए ये इसमें मैं इसको पूरा बिग सेक्टर कहता हूं। इस बड़े सेक्टर का एंगल देखो 300 है तो ये आ जाएगा, और रेडियस 6 आ जाएगा तो ये आएगा इसका 300/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये बड़े का एरिया आएगा, माइनस इसमें से 300/360 इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर आएगा। समझ गए हो ना कि देखिए इस पूरे बड़े सेक्टर में से मैं यहां से अब ये छोटा सेक्टर ये वाला उड़ा देता हूं तो पीछे ये सारा शेडेड रीजन जो है वो निकल आएगा। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास निकलेगा 300/360 इंटू पाई को पाई ही रहने देंगे, इंटू रेडियस हो जाएगा 6 × 6। याद रखिए एंगल बाहर वाला यूज करेंगे। तो अब ये 300/360 इंटू पाई इंटू रेडियस आएगा आपके पास 3 × 3। ठीक है जी, तो ये 3 × 3 ये आ जाए। अच्छा, अब हम इसको यूं कर लेते हैं कि देखिए ये 0 इस 0 से कट हो गया तो ये 5 टाइम्स इज 30 और ये 6 टाइम्स इज 36। ये 0 इस 0 से कट गया तो ये 5 टाइम्स 30 और ये 6 आर 36। तो आपके पास एंड पे बचा ये 5/6 इंटू पाई इंटू 6 × 6। जरा मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, और इधर 5/6 इंटू पाई इंटू 3 × 3। तो देखिए 6 से ये 6 कट हो गया और ये 5 6 आर 30 पाई माइनस 6 1 टाइम्स, सॉरी 3 1 टाइम्स एंड 3 2 आर। ठीक है जी, 3 1 आर एंड 3 2 आर, ये कट हो गया तो ये बचा आपके पास 5 3 टाइम्स इज 15 पाई ओवर 2। तो अभी एक तरफ 30 पाई, तो देख रहे हो ये आपके पास 5 6 टाइम्स 30 पाई बच गया था इधर, माइनस ये बचा 5 3 टाइम्स 15 ओवर 2 पाई। अब इसको फर्दर अगर हम ले जाएं तो ये भी एरिया ऑफ द शेडेड निकलेगा, वो जो बड़ा पूरा शेडेड इलाका था। तो देखिए इसमें अगर हम यूं करें कि इसको 1 लिख के एलसीएम ले लें तो ये तो इंटू टू बनेगा, और ये इंटू वन बनेगा तो ये आएगा 60 पाई माइनस 15 पाई। तो फाइनली आपके पास ये बनेगा 45 पाई/2 cm²। देखो बच्चों, अब ये आपके पास वो एरिया ऑफ द बिग शेडेड रीजन, ठीक है, वो जो बड़ा शेडेड रीजन था उसका एरिया इतना निकल आया 45 पाई/2। ठीक है, अब देखिए गौर से कि हमारे पास
इस इलाके का इसका शेडेड एरिया निकला था, ये निकला था 3/2 पाए, और इस पूरे बड़े का शेडेड इलाके का एरिया हमारे पास निकल आया, सी इसका एरिया निकल आया 45/2 पाए। ये भी सीएम स्क्वायर था और ये भी सीएम स्क्वायर था। तो टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में इस छोटे का एरिया और इस पूरे के पूरे ये जो रेड पोर्शन मैंने शेड किया हुआ है, इस पूरे बड़े का एरिया, दोनों को अब हम प्लस नहीं करेंगे टोटल एरिया ढूंढने के लिए, क्योंकि देखो ये एक अलग साइड हुई हुई थी और ये एक अलग हुई। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया जो शेडेड निकलेगा, टोटल शेडेड एरिया निकलेगा, वो आएगा कि इसमें हमने बच्चों ये एक 3π/2 और एक 45π/2, इसको हमने वो करना है, सी 3π/2 प्लस 45π/2, इनको ऐड करना। ऐड इसलिए करना है कि वो इलाका और ये बाहर का पूरा शेडेड इलाका दोनों प्लस होके टोटल एरिया देंगे। देखिए हमने एंड तक पाए को पाए ही रहने दिया, इसलिए कि उसने इधर क्या कहा था कि द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स इज के पाए। हमने ये के तलाश करना है, यानी के कौन है, ये पाए का जो कोएफिशिएंट निकलेगा वो ही के की वैल्यू होगी। तो हमने दोनों एरियाज के वैल्यूज को प्लस कर दिया। अब जरा चेक कीजिए कि इसका एलसीएम निकलेगा 2, अब इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आएगा 3 पाए प्लस 45 पाए। तो 3 पाए प्लस 45 पाए विल बी कितना, 48 पाए अपॉन 2। तो बच्चों 48 पाए अपॉन 2 को मजीद सिंप्लीफाई कैसे करें कि देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो तो ये 2 2s आर इंटू 4s आर, तो जवाब बनता है 24 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, सुनिए, इट मींस बच्चों देखो उसने कहा था कि टोटल एरिया के टाइम्स पाए सीएम स्क्वायर है ना, तो हमारा वो 24 टाइम्स पाए निकल रहा है। तो इसका मतलब है देखो पाए तो पाए से मैच हो गया, तो फिर ये के कौन हुआ, तो के फाइनली हमारा इसमें अननोन के जो है वो 24 था। इस तरह से ये पूरा सवाल आपका हल होना था। तो के की वैल्यू वुड बी 24, 4 मार्क्स की। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन सही समझ में आया होगा, कोई इतना मुश्किल काम इसमें नहीं था। मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन, वैसे तो आप रिवर्स करके इसको पूरा देख सकते हो कि ये एक सेक्टर था, इसका एरिया निकालते वक्त मैंने एंगल 60 लिया था, सी 60 लिया था ओवर 360 इंटू रेडियस उसका 3 लिया, तो इसका एरिया हमारे पास निकल आया छोटे से सेक्टर का 3π/2। फिर मैंने क्या किया कि फिर एक शेडेड इलाका ये था और एक शेडेड इलाका ये पूरा था। तो इस शेडेड इलाके के लिए हमने क्या किया कि पहले इस पूरे बड़े सेक्टर मेजर वाले, इस पूरे बड़े मेजर सेक्टर में से इस छोटे माइनर सेक्टर को उड़ा दिया, तो पीछे हमारे पास ये सारा का सारा इलाका जो है वो यूं रिमेनिंग बचता है। अच्छा अब गौर कीजिए बच्चों कि ये जब इलाका बचता है तो इसमें देखिए एंगल ये 300 है और रेडियस उसका बड़े का 6 था, और इसका एंगल 300 था और रेडियस इस छोटे वाले इसका 3 था। तो मैंने उस बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को माइनस किया तो ये इलाका निकल आया। ये वर्किंग थोड़ी सी थी 45π/2, और फिर इस 3π/2 और 45π/2 को मैंने ऐड किया, तो करते कराते इन टर्म्स ऑफ पाई जवाब हमारा 24 निकला। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यूज के साथ वर्किंग है। तो इसका मतलब है कि के जो था इसमें वो 24 था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि एरिया ऑफ द शेड, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजंस इज के पाई, तो हमारा 24 पाई निकला था, तो के वाज 24। क्लियर है? दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। अब जरा इसका बैक पे आंसर चेक कर लीजिए, तो आपका जवाब जो है के का देखिए 24 ही निकल। The length of the rectangle R is twice its width. The length of the rectangle R is twice its width. कहता है rectangle R has a perimeter of 20.4 centimeters. मुझे एक बात बताएं कि length of the rectangle R twice its width है। अगर rectangle R की length twice its width है, तो मुझे बताइए कि अगर मैं उसकी width को, देखें width को अगर मैं x बोल दूं, देखें ना width को अगर हम x सेंटीमीटर्स बोल दें, तो उसकी जो लेंथ है
कहता है द लेंथ इज ट्वाइस, तो उसकी लेंथ फिर कितनी होनी चाहिए? क्या उसकी लेंथ 2x नहीं हो जाएगी? इन लफ्जों को गौर करो। कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस, तो लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। तो जिस चीज के डबल हो उस चीज को, सिंगल अमाउंट को x मान लो। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल r इज ट्वाइस। तो आप ये देखिए कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट वुड बी 2 टाइम्स x। सेंटीमीटर्स कैसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। तो ये 2x आ गया, और इसकी जो विड्थ है यानी ब्रेड्थ, उसको हम x सेंटीमीटर्स मान लेते हैं। अब देखिए, वैसे अपनी समझ के लिए अगर आप देख रहे हो कि ये लंबाई 2x है और ये लंबाई x है, तो गौर करो फिर कि ये लंबाई भी कितनी होगी? दिस विल बी 2x। ये 2x आ जाएगा, और ये आपके पास चौड़ाई जो है, ये आपके पास x सेंटीमीटर्स, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो ये आ गया आपके पास 2x, और ये x, और इस तरह ये भी लंबाई 2x, और ये चौड़ाई x हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है, अब आपने जाहिर है उसको P2 है तो कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल इसमें आप करेंगे। कहता है रेक्टेंगल R हैज अ पेरीमीटर ऑफ 20.4 सेंटीमीटर्स। अब इसका पेरीमीटर देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है उसने। इस रेक्टेंगल R का पेरीमीटर जो है वो 20.4 सेंटीमीटर्स है। अब सवाल ये है कि हमने, वो कहता है कि फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल R। 2 मार्क्स का ही। तो एक बात बताओ, अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है पेरीमीटर किसको कहते हैं? जरा बताइए, पेरीमीटर क्या इस सारे शेडेड इलाके को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो इसका कौन है? ये तो इसका एरिया है ना। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने उस शेप की ये चारों बाउंड्रीज, इनका टोटल सम लेना। तो गौर करो, 20.4 का मतलब है कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दिस विल बी 20.4। तो मुझे ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू गिवन है, तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगता है? देखिए, पी ऑफ रेक्टेंगल वुड बी 2 × L + B। अच्छा देखो, मैं फिर यहां से थोड़ी स्पेस को छोड़ रहा होता हूँ। आप बिल्कुल इधर से ना, कोने से यहां से शुरू करके यूं जाते जाओ, फिर जगह इधर खत्म हो तो फिर ये स्टेप्स यहां तक कर लो। ठीक है। फिर इधर इस जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बस ये जगह नीट एंड क्लीन जरा रखना कि इसमें अपना जवाब इसमें फिलअप कर लिया जाए। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है, ये आपके पास आ जाएगा कितना? 20.4। तो ये 2 × लेंथ उसकी 2x है, प्लस ब्रेड्थ उसकी x है। देखो, 2 की जगह 2 आ गया, लेंथ इज 2x प्लस ब्रेड्थ इज x। ठीक है। तो अब, अच्छा, अब इसका जो इजियर वे था, 2 रास्ते थे, याद है बच्चों? एक तो ये कर सकते हैं कि देखो, जब आपको पेरीमीटर या इस साइड वाली क्वांटिटी पता हो और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दें। ये भी किया जा सकता है। या फिर ये 2x प्लस x को 3x बना के उसको इंटू 2, यूं भी कर सकते हैं। तो अगर सिंपल मैथ्स करता तो फिर तो इसको यूं करता ना, 20.4 इक्वल टू 2 × अब ये 2x प्लस x जो है ये 3x आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में ये 2x × 3 ये बन जाएगा 20.4 इज इक्वल टू 6x, एंड देन x वुड बी 20.4/6। तो x का जवाब आप कैलकुलेटर पे आप देखोगे कि ये आएगा 20.6 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। तो ये, सॉरी, 20.4 डिवाइड बाय 6 आएगा, तो दिस विल बी 3.4 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3.4
सेंटीमीटर्स ये आ जाएगी। अब जरा सुनना, एक तो ये रास्ता था, दूसरा ये हो सकता था कि आप इसी 20.4 के स्टेप में इस 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस पार ले जाके डिवाइड करते, तो 20.4/2, तो ये 2x प्लस x आता है ऐसे करके, तो 20.4/2 का जवाब 10.2 आ जाता। तो ये 10.2 इक्वल टू 3x, और फिर x इक्वल टू 10.2/3, इससे भी जवाब वही निकलता। लेकिन गौर करो कि ये तो अभी x का आंसर एग्जैक्ट 3.4 आया। x कौन था? देखिए ये 3.4 cm x उसकी विड्थ थी। यस, ये तो अभी उसकी विड्थ निकली x, 3.4 सेंटीमीटर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो दिया हो तो फिर दोबारा ना लिखें। तो क्या चीज अभी मिसिंग है इसमें? लेंथ को ढूंढना है ना। तो लेंथ के लिए हम जाएंगे, दैट वाज 2x, तो फिर ये आएगा 2 इंटू 3.4, विच इज 6.8 आ जाएगा ना ये। तो ये आ जाएगा आपके पास 6.8। जी मैं देखता हूँ। तो ये 6.8 सेंटीमीटर्स, ये इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात ये बताओ कि 6.8 सेंटीमीटर्स ये आपके पास ऐसे आ गई। ठीक है, तो इफ यू चेक द आंसर्स फ्रॉम द बैक, तो ये देखते हैं कि 8th का जो पार्ट ए था, देखिए उसने लेंथ 6.8 और विड्थ 3.4 ऐसे करके उसकी दी। कहता है जी द डायग्राम शोज अ पेंटागन। पेंटागन यानी उसकी 5 साइड्स है। देखिए एक ये वाली साइड है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। देयर आर 5 साइड्स टू दिस शेप। कहता है ऑल द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। अच्छा, एरिया ऑफ द पेंटागन आपने फाइंड करना। मुझे ये बताइए, देखिए बच्चों, इसमें एरिया ऑफ द पेंटागन आपको अगर ढूंढना है तो जरा ये देखिएगा। देखिए इसमें मैंने आपको वो कट मार्क लगा के डायग्राम को लेबल करना सिखाया था। देखिए इस पेंटागन का आपने अगर एरिया निकालना है तो इसमें कुछ बातें आपने देखनी पड़ेंगी। जरा ये देखिए, सी आई विल डू इट अगेन। देखो यार, इधर से इस लाइन को आप फासला लगा सकते हो। अब मुझे जरा एक बात ये बताओ कि अगर, गौर से देखिएगा कि अगर ये अब 4 सेंटीमीटर्स है, ऑल आर इन सेंटीमीटर्स ना, अगर ये 4 सेंटीमीटर्स है तो ये भी कितनी होगी? क्या ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स नहीं आ जाएगी? जी आता हूँ उस पर भी। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैं सारे कर देता हूँ। कि ये 4 cm है तो ये भी 4 cm होगा। अब गौर से देखो, ये अगर 9 cm है तो इधर से इधर तक ये भी कितना होगा? क्या बच्चों, ये भी आपके पास देखिए 9 सेंटीमीटर्स नहीं होगा? इधर से इधर तक ये 9 होगा। फिर गौर करो, ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है, उसमें से ये वाला पोर्शन, देखिए ये समझ में आ रहा है ना सबको? ये आपके पास इतना फासला, ये पूरा 15 था, इसमें से ये वाला 9 उड़ा देंगे तो क्या ये वाला, अच्छा बच्चों, तो वी वर ऑन दिस क्वेश्चन। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस आते हैं। देखिए उसने इस सवाल में कहा था कि द डायग्राम शोज अ पेंटागन। ठीक है, पेंटागन है तो यानी इसकी टोटल 5 साइड्स हैं। ठीक है, देयर आर 5 साइड्स, ऑल लेंथ्स कहता है आर इन सेंटीमीटर्स। वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। हमने इस पूरे के पूरे शेप का एरिया से मुराद ये पूरा इलाका ये फाइंड करना है। एरिया कहते हैं इस पूरे के पूरे अंदर जो इसकी सरफेस है, इसको हम एरिया मानेंगे। अब ये एरिया अगर आपने ढूंढना है, जी जो मैंने भिजवा दिया, एक मिनट मैसेज करवा रहे हैं जी। तो
ये आपके पास अगर पूरा ये आ गया तो वो कहता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन। अच्छा, मसला ये है कि आपने एरिया ऑफ द पेंटागन अगर आप ढूंढना है तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये करनी चाहिए कि इधर से मैं अगर वैसे ये सोचूं कि इधर एक लाइन इस तरह स्प्लिट लगा दी जाए, तो जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि अगर आपके पास, देखिए ये अगर 4 सेंटीमीटर्स था ये वाला, तो यहाँ पे जो मैंने कट मार्क लगाया ये भी 4 सेंटीमीटर्स होगा। देखिए ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर्स यूं करके आ रहा है। फिर गौर कीजिए, अगर ये 9 सेंटीमीटर्स है तो इतना पोर्शन भी क्या होगा, ये भी 9 cm ही नहीं होगा। बट गौर कीजिए कि ये पूरा का पूरा, ये टोटल आपको इधर से इधर तक ये 15 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, और इधर से इधर तक ये आपके पास 9 cm है। तो क्या फिर ये वाला फासला आप ढूंढ सकते हो? तो देखिए, अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 9 सेंटीमीटर्स है तो इधर से इधर तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी आपके पास 9 cm ही होगा। तो मैं इसको यहाँ से इधर आपको 9 cm ये यूं लगा देता हूँ। तो सपोज ये इधर से इधर तक ये आपके पास 9 cm आ गया। अब चूंकि देखिए ये पूरे का पूरा 15 cm है और इतना उसमें से 9 cm है, तो फिर ये वाला पोर्शन कैसे ढूंढेंगे हम? तो ऑब्वियसली इस पूरे 15 टोटल में से आप इतना पोर्शन 9 cm वाला उड़ा देंगे, तो ये पोर्शन आपके पास इधर से इधर तक आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज यूं निकालनी थी। अच्छा, अब गौर कीजिए कि ये 4 cm था तो ये भी 4 cm, फिर ये 9 cm है तो ये भी 9 cm है। तो मैंने इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ लगाई। अब हमें पता है कि ये पूरे का पूरा 15 cm है। इसमें से अगर इतना पोर्शन ये 9 cm वाला निकाल दिया जाए, 15 - 9, तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर्स, ये पोर्शन 6 सेंटीमीटर्स बचता है। ठीक। अच्छा, गौर कीजिएगा कि अगर ये 6 cm है तो ये भी आपके पास ये वाला फासला भी 6 सेंटीमीटर्स ही बचता है। ठीक है, ये मैं वैसे अब आपको ना इधर इसके साथ जरा ये वैल्यूज लिख रहा हूँ कि ये फासला भी जाहिर है, अब अगर ये 6 cm है तो ये भी 6 cm होगा। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ना बहुत से तरीकों से कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, तो हम एक तो यूं कर लेते हैं कि अब हमें एरिया ऑफ द पेंटागन चाहिए। तो एक इसमें गौर से देखिए, ये आपके पास एक ट्रेपीजियम शेप है और एक आपके पास इधर एक रेक्टेंगल है अलग से ये। तो अगर इस ट्रेपीजियम और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दिया जाए, तो अब गौर से जरा देखिए कि इस ट्रेपीजियम का जो आपके पास जो एरिया बनता है, मैं देखिए आपको वैसे इसकी जो छोटा स्केच बना के यूं दिखा रहा हूँ। देखिए उसका ये साइड 4 है, दिस साइड इज 12 cm, और ये साइड उसकी, ये उसकी 6 है। आपको याद है ट्रेपीजियम में, तो अब इधर एक ट्रेपीजियम बनता है। देखिए ये ट्रेपीजियम इस तरह से आपके पास ये आ गया। ठीक है। और एक इसमें यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल बनता है। तो मुझे बताइए, ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल दोनों का एरिया जब एड अप करेंगे, देखिए ये ट्रेपीजियम है, इसका ये रेक्टेंगल है 4 cm और 9 cm। तो आपको एरिया ऑफ द पेंटागन अगर चाहिए तो इसमें एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम करना पड़ेगा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है ये आपके पास कितना आता है, ये आता है हाफ इंटू द हाइट। देखिए ट्रेपीजियम अगर ऐसा हो तो बच्चों आपको याद है ना कि इसमें ये वाला जो फासला है या इवन ये वाला जो फासला है, ये दोनों फासले हाइट ही कहलाते हैं ना। तो अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 ही होगा। ठीक है, तो ये इसकी हाइट आ गई हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकलता है एल इंटू बी से। तो हाफ इंटू हाइट हमारे पास इसकी ट्रेपीजियम की, देखिए ये हाइट 6 आ गई, ये 6 वुड एक्ट एज इट्स हाइट। और ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं ये वाली,
तो ये ए की जगह आ गया 4 और बी 12 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 4 प्लस 12 ये यूं आ जाएगा। और प्लस अब लेंथ कितनी है हमारे पास, ये लंबाई 4 है और चौड़ाई 9 है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 4 × 9 ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये बनता है 2 1 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3 × 16 प्लस 4 9 आर 36, ये आ गया इस तरह। 3 × 16 इज 48 प्लस 36, तो ये कितना बनता है, कैलकुलेटर खैर आपके पास होगा, तो ये 48 प्लस 36 विच इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इधर उसने ऑलरेडी सीएम स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर आपने इधर नहीं लिखना, आपने इसको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों सब। तो एक तरीका तो ये था कि आप इसको स्प्लिट कर लें, एक ट्रेपीजियम बना लें और एक वो बना लें, लेकिन देखिए इसकी जरा वैल्यू समझिए कि ये 4 था तो मैंने इसको भी इसलिए 4 कहा, ठीक है। फिर ये 9 cm था तो फिर ये भी 9 cm होगा। अभी ये टोटल 15 था ना, यहां से लेके इधर तक ये टोटल 15 cm, 15 cm। अब इसमें से अगर ये 9 cm उड़ा दिया जाए तो फिर ये पीछे 6 सेंटीमीटर ही नहीं बचता, फिर ये 6 cm है तो ये भी 6 cm होगा। तो अब एक तरीका तो ये था कि आप इस ट्राइंगल, इस ट्रेपीजियम को का एरिया निकाल लें, हाफ इंटू हाइट इसकी आ गई 6 और इसकी a प्लस बी आ गई 4 + 12 ये वाली, तो ये आ जाएगा 3 × 16 यानी 48। और फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया आपके पास 4 × 9, तो ये इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा अब जरा सोचिए कि आपके पास ये 84 cm स्क्वायर तो ये निकल आया। अच्छा इसी क्वेश्चन को करने का एक और रास्ता भी है, एक और तरीका, कितनों ने इस मेथड से इसको किया ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल के। एक और तरीका इसमें यह भी हो सकता था बच्चों कि देखिए मैं अगर इस सबको चले मिटा के स्टार्ट से यूं करता कि मैं इसको ना यहाँ पे, अब जरा देखिएगा, ये आपके पास 4 cm है तो ये भी आपके पास, अब एक तरीका इसका ये है कि मैं इस पूरे रेक्टेंगल को और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं। तो ये इसका ऑल्टरनेट तरीका मैं चले आपको यहाँ करके दे देता हूँ। सपोज ऑल्टरनेट मेथड इसका यहाँ पे आ गया कि इस पूरी शेप का एरिया निकालने के लिए आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं, ठीक है। कि इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया, अब इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये तो निकलेगा, इसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 15 है। देखिए ना इस 4 को मल्टीप्लाइड बाय 15 अगर कर लूं तो 4 × 15 ये आपके पास रेक्टेंगल की एल इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा और प्लस ट्राइंगल का तो हाफ इंटू द बेस इंटू द हाइट आएगा। यही तरीका आप कर सकते थे, 4 × 15 आ गया ऐसे, प्लस हाफ इंटू, अब देखिए इस ट्राइंगल की ये बेस कैसे निकालते हैं। अब वही सारी लंबाइयां निकालनी पड़ती हैं आपको कि इधर से ये अगर आपके पास 4 था तो ये भी 4 होगा, और ये तो आपके पास पहले से ही ये इतना पोर्शन 6 निकला हुआ था, तो फिर ये पोर्शन भी आपके पास 6 ही आ जाता। सॉरी एक सेकेंड, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये 6 है तो ये भी आपके पास 6 ही आ जाता है, ऐसे करके मैं इसको भी 6 ही लगा लेता हूँ। और फिर गौर कीजिए अगर ये 4 है तो ये भी तो कितना होगा, ये भी तो 4 होगा। तो ये मैं आपको इसका ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। अब सोचिए बच्चों ये पूरा 12 था, देखें ये पूरा फासला आपके पास 12 है और इधर से इधर तक 4 है, तो फिर यहां से यहां तक कितना होगा, देखें पूरा 12 था और इधर से इधर तक 4 है, तो फिर यहां से यहां तक जो है 12 - 4 यानी
8 सेंटीमीटर्स नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है तो ये तो आप निकाल लेंगे 15 × 4 करके, वो तो आ गया ये कर। अब जो रेक्टेंगल ये सॉरी ट्रायंगल बनता है ये वाला, इस ट्रायंगल का आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रही है। तो इस ट्रायंगल का आपके पास ये फासला 8 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो ये हाफ इंटू बेस उसकी ये हो जाएगी और हाइट उसकी 6 हो जाएगी। तो हाफ इंटू 8 × 6, तो ये तो 15 4 जार तो हो गया आपके पास 60, और ये 2 1 जार 2 4 जार तो 4 6 जार 24, तो 60 + 24 स्टिल 84 cm² ही नहीं बनता। तो ये बात जरा बताइए सही तरह से, ये समझ में आई है जो मैं लेंथ किस तरह कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ। देखिए 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 9 है तो ये भी 9 है, और फिर ये 15 टोटल में से ये 9 उड़ा दो तो आपके पास ये बच गया 6। अब ये 6 है तो फिर ये भी 6 होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप दोनों तरह से यूं इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। मुझे जरा यस कीजिएगा, दोनों मेथड्स बिल्कुल सही समझ में आए। तो इधर डू दैट और दिस वे, ये दोनों करेक्ट तरीके हैं। तो या तो इस तरह ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल को मान लें, या फिर इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल लॉन्ग वाले को और फिर इस 7 छोटे से ट्राइंगल को मान लें, ठीक। तो दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। अच्छा, अब कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन, अच्छा जी। अब पेरीमीटर इस पेंटागन का निकालना है, तो बच्चों आपको एक काम ये करना पड़ेगा। देखिए ये सारी रीडिंग्स ना आपको पहले ही इस तरह से इनके साथ लिख लेनी चाहिए ताकि हमें आसानी हो। पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन ढूंढने के लिए क्या तरीका होगा? पेरीमीटर का मतलब है कि आपने इस पूरे पेंटागन के गिर्द वॉक करनी है। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं ये वाला फासला जो कि कितना है, ये टोटल 15 था, फिर प्लस इसके साथ ये 4 cm ये वाला फासला, प्लस उसके साथ इधर से इधर तक 9 cm। बट अब बताइए क्या ये वाला फासला हमें साथ प्लस नहीं करना पड़ेगा? बट ये फासला अवेलेबल नहीं, और फिर उसके साथ ये पूरा 12 cm जो उसने पूरा 12 दिया हुआ था ये ऐड कर देंगे। तो चलो पेरीमीटर निकालने के लिए हम यूं करते हैं, सबसे पहले कि ये वाला फासला 15 सेंटीमीटर्स है, ये ऐड कर लेते हैं, प्लस ये फासला था 15 cm के साथ, फिर ये फासला 4 cm ऐड कर लेते हैं, और प्लस ये 9 cm ये वाला ऐड कर लेते हैं। तो 15 + 4 + 9, और अब बीच में ये वाला फासला ना एक हमारे पास एक मिसिंग फासला भी रहता है। ये देखिए ना, ये 15, ये +4, ये +9, और ये वाला फासला इसका मिसिंग है। तो ये ढूंढ लेते हैं, और प्लस एंड पे 12, ये वाला 12 जो है ऐड करना है। तो ये आपके पास बस अब सिर्फ ये मिसिंग फासला इसमें फीड इन करना है। मुझे ये बताइए कि इस ट्रायंगल को कंसिडर करके क्या इसको साइड पे ले जाएं? मुझे ये बताइए बच्चों, ये आपके पास 8 cm था इधर से इधर तक, ये 6 cm था। क्या पाइथागोरस थ्योरम साइड पे लगा के पहले इस फासले को ना ढूंढ लें? क्योंकि पेरीमीटर में तो आउटर बाउंड्रीज ऐड होती हैं। तो ये 90 के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ये आपके पास बेस आ गई, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू b² + p²। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये आ जाएगा, इज इक्वल टू बेस आ जाएगी 8 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर आएगा 6 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू ये 64 + 36 विच इज 100। कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते रहिए लेकिन स्टेप सारे शो करने हैं। हाइपोटेन्यूस आ जाएगा आपके पास 10 cm, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूस आपके पास ये फासला वाज 10 cm। बात समझ आई सबको? तो ये आपके पास अब इधर 10 cm वो मिसिंग वाला पोर्शन। तो देखिए ये पूरा 15 था, ये पूरा 4 था, ये पूरा 9 था, ये पाइथागोरस से हमने 10 निकाल के इधर लिखा,
और ये पूरा 12 था। इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना पेरीमीटर निकल आया जी? तो कैलकुलेटर पे अब आप करके देख लो, 15 + 4 + 9 + 10 + 12, एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर्स आपका ये पेरीमीटर इस शेप की ये निकला। देखिए देयर इज एम्पल स्पेस वहां पे आपके पास। अब यूनिट ऑलरेडी दिया हो तो फिर आप यूनिट पुट नहीं करेंगे, क्या ख्याल? तो लेट्स चेक बैक से कि इसके दोनों एरिया का और इसका जवाब ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए 84 इसका एरिया का आंसर था और 50 जो इसका वो है पेरीमीटर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th में कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर्स 30 मीटर्स बाय 45 मीटर्स, कैलकुलेट द पेरीमीटर। बच्चों अब आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड उसने हमें यूं दी हुई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पे हम इसकी ड्राइंग बना लेते हैं। कहते हैं एक 45 मीटर्स है और एक 30 मीटर्स है, ठीक है। तो लंबाई इसकी आपके पास आ गई सपोज 45 मीटर्स, ब्रेड्थ आ गई 30 मीटर्स। तो उसने सबसे पहले तो कहा है कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 टाइम्स द लेंथ इज 45 प्लस द ब्रेड्थ इज 30। तो ये आएगा आपके पास 2 इंटू 75। कैलकुलेटर आपके पास है तो आप हर स्टेप में इस पे करते जाओ। तो 45 + 30 करके देखिए 75 आ रहा है और उसको इंटू 2 करके देखिए ये 150। तो पेरीमीटर इसका मतलब है कि ये 150 मीटर्स आपके पास यूं आ जाएगा। अच्छा अब जरा देखिए, वो कहता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ अ डायगोनल आपके पास ये आ रहा है ऐसे करके। इसके डायगोनल की लंबाई अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास ये बनती है इस तरह से, ये आ रही है ऐसे। तो ये देखिए ये 90 का ये आ रहा है आपके पास, ये 30 मीटर्स आ रहा है, ये 45 मीटर्स आ रहा है, और ये लेंथ ऑफ द डायगोनल यानी एल हमने तलाश करना है। तो h² = b² प्लस p²। तो हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, ये आएगा आपके पास 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, h² = देखिए 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर = 2925 है। 2925 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 54.08। तो ये इधर से कट होके h will be equal to 54.08 यूनिट्स। तो 54.08 यूनिट्स जो कि राउंड ऑफ होके 54.1, इसका मतलब है सॉरी 54.1 मीटर्स है, यूनिट्स तो नहीं है इधर, ये क्योंकि पूरा एक वो है, 54.1 मीटर्स हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि यहाँ तक जब हमने इसको यूं किया तो पिछले का तो जवाब 150 मीटर्स था, फिर इसका 54.1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बच्चों द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर्स मोर देन इट्स विड्थ w। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 cm। फॉर्म एन इक्वेशन इन w एंड सॉल्व इट टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल का डिजाइन बना लेते हैं ऐसे करके। अब वो हमें कहता है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर्स मोर देन इट्स विड्थ w। अब देखिए उसकी जो ब्रेड्थ उसने दी हुई है उसको उसने w कहा, ठीक है। तो ये w सेंटीमीटर्स है। वो कह रहा है कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर्स मोर देन इट्स विड्थ w। तो मुझे बताइए बच्चों फिर लेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ w? क्या w + 6 नहीं होगी? देखिए ये समझे ना कि अगर विड्थ को वो w कह रहा है और वो कह रहा है कि जो लेंथ है वो 6 cm मोर देन द विड्थ है, तो विड्थ में 6 ऐड हो जाएगा तो यही इसकी लेंथ नहीं आ जाएगी। यानी जितनी भी विड्थ की वैल्यू थी उसका कहता है लेंथ जो है वो विड्थ से 6 cm ज्यादा है। तो विड्थ से 6 cm ज्यादा होने का मतलब उसकी लेंथ w + 6 हो जाएगी। तो दोनों अल्फाबेट सेम एक ही फॉर्म में आएंगे। तो अब कहता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 37 cm। पेरीमीटर अगर मैं 37
सेंटीमीटर्स ले लूँ तो मुझे पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। अब देखिए पेरीमीटर की जगह मैं 37 लिख दूंगा और ये 2 × 2। अब देखिए ज़रा इस लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे। लेंथ की जगह मैं लिखूंगा यहाँ से आएगा W + 6, ठीक है। ये पहले बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं चलें और फिर उसमें छोटा, तो लेंथ ये आ गया। इस प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और इस ब्रेड्थ की जगह W आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से यूं हो गई। अच्छा अब मैं यूं करता हूँ कि इसको मैं इस स्टेप में यहाँ ले आता हूँ 37 इक्वल टू, देखिए अब ये 37 एज इट इज छप गया। अब इस 2 × 2 को तो रखो, पहले इस ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशंस लाओ, तो ये 2 × 2, अब देखिए ये आएगा W + 6 + W, ठीक है। 2 × L + B करके ये आ गया। अब ये अगले स्टेप में होगा 37 इक्वल टू 2 × 2 सी W + W, इसको लाइक टर्म गैदरिंग करके दिखाएं, मैं जरा स्टेप बाय स्टेप करूँ। फिर अगले स्टेप में ये होगा 37 इज इक्वल टू, सी इट्स 37 इक्वल टू 2 × 2, ये आ जाएगा आपके पास W + W इज 2W + 6, ये आ गया ऐसे कर। अब 37 इक्वल टू 2 × 2, अब देखिए ये 2 × 2 ये तो सिंप्लीफाई हद तक चला गया, तो अब इसको दो रास्ते हैं। अच्छा वैसे ना हम इसी स्टेप में, सॉरी इसी स्टेप में ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उस पार ले जाके 37 से डिवाइड कर लेते तो भी ठीक था। मैं चलो रूटीन से चल रहा हूँ कि इस तरह के मेथड्स पर कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती और लोग कर रहे होते हैं, इट्स बेटर कि ऐसे ही रखें। तो देखिए ये 2 2s आर 4W आ जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको लिख दूंगा कि ये 4W प्लस ये 2 6 टाइम्स विल बी 12। अब जरा देखिए ये 12 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 37 - 12 इक्वल टू 4W, और 37 - 12 कितना आता है जरा देखिएगा, 37 - 12 ये आएगा 25, तो 25 इज इक्वल टू 4W। अब 25 इक्वल टू 4W है तो 25 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू W कर दें, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा आपके पास 6.25, तो W will be equal to 6.25 सेंटीमीटर्स। तो ये देखिए W का जवाब आ जाएगा एग्जैक्ट 6.25, यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर आपने पुट नहीं करना। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली डू इट। तो चेक करते हैं जवाब। सी इट इज इक्वेशन उसने पूरी बनवा के 6.25, ये पूरी इक्वेशन उसने अपने अंदाज से दी, हमने चलो प्रॉपरली वो कर दी, बट इट्स एग्जैक्टली द सेम। 3 मार्क्स ये इस चीज का। बी पार्ट में कहता है बच्चों, a rectangle 20 cm by 8 cm is cut from a rectangle 28 cm by 15 cm। देखिए गौर से जरा ये बात समझिए कि ये एक रेक्टेंगल है बड़ा, 28 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 15 सेंटीमीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है, ठीक है। ये उसने लंबाई चौड़ाई बड़े वाले इस रेक्टेंगल की दी हुई है कि ये एक रेक्टेंगल है 28 cm by 15 cm का। इसमें से अब ये एक पूरा कंप्लीट एक सपोज कह लें कि एक शेप या कार्ड था, उसमें से एक छोटा रेक्टेंगल ये वाला कट आउट कर दिया गया। कट आउट यानी माइनस कर दिया गया है, तो जाहिर है पीछे जो है आपका यही शेडेड इलाका बचता है। सी दिस इज द शेडेड रीजन यू आर लेफ्ट ओवर। तो बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल ये वाला माइनस कर दिया तो आपके पास ये पूरा शेडेड इलाका बच गया। अब वो कहता है ईच मेजरमेंट, ठीक है जी। अब देखो उसने बड़े रेक्टेंगल का भी साइज दिया हुआ और छोटे का भी बताया हुआ है कि लंबाई 20 cm है और चौड़ाई जो है वो 8 cm। कहता है ईच मेजरमेंट इज गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या कहा था कि जब वो कहे कि नियरेस्ट सेंटीमीटर तो आपको यहाँ से एरर पता लग जाता है कि इन रीडिंग्स में वैल्यूज कितना अप या डाउन हो सकती हैं। तो देखो नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला करे तो मैंने क्या कहा था, नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है कि ये रीडिंग्स 1 सेंटीमीटर ओवर 2 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि ये रीडिंग्स 0.5 सेंटीमीटर्स, याद रखिए, फ्लक्चुएट कर सकती हैं अप एंड डाउन। ये एरर आप पहले निकाल। अच्छा अब जरा सोचिए कि उसने हमसे पूछा क्या,
देखिए वो कहता है कैलकुलेट द अपर बाउंड। मैंने क्या बोला था, इस लफ्ज अपर बाउंड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, यानी वो पूछना चाह रहा है, इसको यूं पढ़ो, अपर बाउंड के बजाय इसको इस लफ्ज से पढ़ो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए अब यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा जरा अकल से काम करना है कि आपको ये जो शेडेड इलाका है ये मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो इधर ना आपने थोड़ा सा सोचना है कि चलिए मैं पहले जरा इसका डाटा लिख लूं कि देखो ये बिग रेक्टेंगल के बारे में पहले जरा इधर मैं डाटा लिख लेता हूँ। बिग रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, सी इस बड़े रेक्टेंगल की लंबाई जो है वो आपके पास 28 cm है, तो लेंथ उसकी 28 cm है, और ब्रेड्थ उसकी, सी इसकी विड्थ या ब्रेड्थ इज 15 cm। ये आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको याद है हम इसकी लोअर और अपर बाउंड्स लेंथ की, इसी तरह ब्रेड्थ की लोअर और अपर बाउंड्स निकालते थे। जरा गौर कीजिए बच्चों कि अब हर रीडिंग, चूंकि उसने कहा था ना ईच मेजरमेंट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसका मतलब है चाहे छोटा रेक्टेंगल हो चाहे बड़ा रेक्टेंगल हो, चाहे लेंथ्स हो चाहे ब्रेड्थ्स हो, चाहे ये अंदर वाली वैल्यूज हो या ये हो, हर रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर से अप डाउन होगी। तो आपने इसी 28 cm में से जब माइनस कर दिया 0.5 cm का ये एरर, ये वाला, तो आपको मिल जाएगा इसका 27.5 cm। इस रेक्टेंगल की लेंथ का, देखिए ये लेंथ का लोअर बाउंड है, और जब इसी में ऐड करोगे 0.5 तो आपको 28.5 cm ये इसी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का अपर बाउंड मिल जाएगा। याद है, तो ये लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ है और ये अपर बाउंड ऑफ द लेंथ। सिमिलरली अब इस 15 cm में से भी आप माइनस करोगे 0.5 ये वाला एरर, हर रीडिंग में से अब आप ये एरर फाइंड करो तो ये 14.5 सेंटीमीटर जो है ये बन जाएगा इस रेक्टेंगल की, इस बड़े रेक्टेंगल की ब्रेड्थ का लोअर बाउंड, और जब इसी में 0.5 ऐड करोगे तो ये इसका 15.5 cm ये बन जाएगा अपर बाउंड। यानी ये जो बड़ा रेक्टेंगल है बच्चों, इसकी कम से कम लंबाई 27.5 cm हो सकती है, और इस रेक्टेंगल की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल लंबाई 28.5 हो सकती है। इसी तरह जब ये 15 सेंटीमीटर्स है तो इसका मतलब कम से कम इसकी 14.5 लेंथ हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा इसकी 15.5 cm हो सकती है। सिमिलरली अब ये हमारे पास बड़े रेक्टेंगल का डाटा आ गया, तो मैं अब जरा स्मॉल रेक्टेंगल का भी जो उसमें से कट आउट हुआ था उसका भी देखता हूँ कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है हमारे पास ये कैसे आ रही है। चलिए यहाँ थोड़ा सा टाइट हो जाएगा काम, मैं इस तरफ आके कर लेता हूँ। आई टोल्ड यू डाटा जो है ना, डाटा टाइप चीजें अब आपने इस तरफ लिखनी है, जो नीचे स्पेस होती है उसमें वर्किंग्स किया करें, क्योंकि डाटा आपकी हेल्प के लिए, उसके लिए नहीं। तो देखिए जरा मैं इसमें अगर स्मॉल रेक्टेंगल का डाटा इस तरफ लिखूं कि ये जो इसमें से स्मॉल रेक्टेंगल ये वाला कटा था, इसके भी तो आपने लोअर अपर पहले निकाल लेना ना अपने लिए। तो लेंथ उसकी थी कितनी, 20 सेंटीमीटर, सी इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसकी 8 है, तो लेंथ 20 है और ब्रेड्थ इसकी 8 cm है। तो अब इसमें से आप जब 0.5 प्लस माइनस करोगे तो ये आएगा 19.5 cm, ये आएगा 20.5। इसी तरह इसमें से 0.5 माइनस होगा तो ये 7.5 cm और ये 8.5 cm है। तो ये आपको देखिए स्मॉल रेक्टेंगल का मिनिमम पॉसिबल लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, मिनिमम पॉसिबल ब्रेड्थ, मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेड्थ, ये सब आप निकाल लेंगे। तो करने का काम अब ये है कि देखिए अब गौर से, वो कहता है कि कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा बच्चों अब एक जरा बात सुनिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपने कैसे फाइंड करना है। देखिए ये तो हमें पता है कि इस बड़े एरिया में से हम इस छोटे का एरिया माइनस करेंगे तो ही ये शेडेड रीजन बचेगा, लेकिन वो इस शेडेड रीजन का मैक्सिमम पॉसिबल जवाब चाह रहा है। जरा गौर से अब देखिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके जरा विजुअल कीजिए कि अगर मैं इस बड़े रेक्टेंगल का बड़े से बड़ा मैक्सिमम एरिया लूं और उसमें से इस
छोटे रेक्टेंगल का कम से कम वाला एरिया कट आउट करूं। लेकिन जरा इस जुमले को गौर कर कि इस बड़े रेक्टेंगल का मैं जितना ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया हो सकता है वो ले लूं, और इस अंदर वाले छोटे रेक्टेंगल का मैं इसमें से छोटे वाला मिनिमम पॉसिबल एरिया जितना हो सकता है अगर वो कट के निकाल दूं, तो पीछे जो शेडेड एरिया बचेगा क्या वो बहुत लार्ज वाला या मैक्सिमम पॉसिबल एरिया नहीं बचेगा। लेकिन अब एक बड़े लैंड में से आप छोटा सा चंक निकाल देंगे, मैक्सिमम बिगर शेप में से अगर आप मिनिमम पॉसिबल छोटा शेप कट आउट कर दें, तो पीछे रिमेनिंग इलाका ज्यादा वाला नहीं बचेगा। यही तो चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैं इसको जरा यूं लिखता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेडेड एरिया चाहिए, तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल में से माइनस करना चाहिए द मिनिमम पॉसिबल एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। आप इस फॉर्मूला या शक्ल से एग्री करते हो? देखिए ये अब एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जरा जहनी एक विजुअल है कि जब भी आपको ऐसे इस पूरे रिमेनिंग इलाके का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, खुद सोचो कि यार आप इस बड़ी शेप का बड़े से बड़ा एरिया लेंगे और उसमें से ये छोटी शेप का कम से कम एरिया माइनस करेंगे, तो पीछे आपके पास जो ये हिस्सा बचेगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने जरा सोचना था। अब मसला ये है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल कैसे निकलेगा। देखिए बिग रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया चाहिए तो आप उसकी मैक्सिमम पॉसिबल लंबाई और मैक्सिमम पॉसिबल चौड़ाई को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। देखिए ना, आप जब इस बड़े रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए फिर उस रेक्टेंगल की मैक्सिमम लेंथ इनटू द मैक्सिमम ब्रेड्थ करना पड़ेगा। उससे इस बड़े शेप का ज्यादा से ज्यादा जितना भी इस सवाल में एरिया हो सकता है वो निकल आएगा। तो अब आपने इसमें क्या किया कि what I'm doing is I'm picking up the maximum length and the maximum breadth। तो ये एरिया तो इसी तरह निकलेगा ना, इसका फॉर्मूला मैं चले एक मिनट जरा यहाँ पे इक्वल टू को इधर लगा के करता हूँ। तो फॉर्मूला तो L इंटू बी माइनस, अब इस छोटे वाले का भी L इंटू बी ही होगा क्योंकि वही एरिया ही है। अब सवाल ये है कि आपके पास इस बड़े रेक्टेंगल का मैक्सिमम लेंथ है 28.5 इंटू, ठीक है ना, मैक्सिमम लेंथ 28.5, मैक्सिमम ब्रेड्थ 15.5, तो 28.5 इंटू 15.5 माइनस, अब आपने मिनिमम एरिया निकालना है स्मॉलर रेक्टेंगल। देखिए इस स्मॉलर रेक्टेंगल का मिनिमम एरिया चाहिए तो आपको फिर उसकी रेक्टेंगल की लंबाई भी मिनिमम वाली और चौड़ाई भी मिनिमम वाली लेनी पड़ेगी। तो डाटा इधर इसलिए बड़े काम की चीज है। तो आपने क्या किया कि 19.5 मिनिमम लेंथ इंटू 7.5 मिनिमम ब्रेड्थ, ये आपने कर दिया। अब जब आप इसको फर्दर कैलकुलेटर पे करेंगे तो देखिए हर चीज P2 में, इसका मतलब है हर चीज स्टेप दिखाना है, सिर्फ आपको साइड का प्लस माइनस की सहूलत है। तो 28.5 इंटू 15.5 ये आ जाएगा आपके पास 441.75। अच्छा इस बाउंड्स में ना आपने एग्जैक्ट जवाब लिखने हैं, ठीक है। 441.75 यहाँ ना 4 सिग्निफिकेंट वाली हरकत कर देना, बाउंड्स के टॉपिक में जो एग्जैक्ट जवाब आ रहा है वही लिखना, ठीक है जी। और अब इसी तरह से देखिए तो इसका जवाब तो ये हो गया 441.75। अब 19.5 इंटू 7.5 जो है वो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 146.25। तो दिस विल बी 146.25। तो अब जब हम इसको करेंगे तो ये 441.75 माइनस 146.25, तो ये आएगा आपके पास 295.5। तो दिस इज 295.5। तो 295.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास
जवाब आएगा। तो 295.5। बट इसको अब ये ना कर देना प्लीज कि इसको 4 सिग्निफिकेंट छाप के 3 तक राउंड, नो, क्योंकि बाउंड्स ऑलरेडी राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जो एग्जैक्ट आ रहा है उसी को आप रहने दीजिए। इसका मतलब है कि जो आपके पास एरिया रिमेनिंग बचेगा मैक्सिमम, ये 295.5 cm स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जरा समझिएगा आपको ये कैसे करना है। तो देखिए 295.5। अच्छा, अगर इसी में ये हमें कहता कि कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो जरा आप ये हिसाब लगाओ, अगर आपको इस शेडेड का मिनिमम पॉसिबल एरिया चाहिए होता, यानी कम से कम ये इलाका रिमेनिंग छुड़वाना है, तो आप फिर बड़े रेक्टेंगल का मिनिमम पॉसिबल एरिया लेते, लोअर लेंथ, लोअर बाउंड ऑफ लेंथ और लोअर बाउंड ऑफ ब्रेड्थ से ये मिनिमम एरिया, और उसमें से ये छोटी शेप का बड़े से बड़ा चंक काटते, तो पीछे रिमेनिंग कम से कम इलाका ना बचता। तो फिर उसके लिए आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी बड़े रेक्टेंगल का मिनिमम एरिया लेते और अंदर से उसके छोटे वाले का मैक्सिमम एरिया कट आउट करके निकाल लेते, तो पीछे जाहिर बात है फिर कम इलाका ही बचता। अब देखो वो कहता है कि रेक्टेंगुलर कार्ड हैज डायमेंशंस 2y बाय y+3। देखिए ये उसका 2y है, ये इस बड़े रेक्टेंगल की लेंथ है, और ये जो है इस बड़े रेक्टेंगुलर कार्ड की ब्रेड्थ है y+3। ठीक है, और फिर कहता है कि हमने क्या किया कि अ स्क्वायर ऑफ साइड y इज कट फ्रॉम दिस रेक्टेंगल। अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की तो फिर सारी साइडें बराबर होती हैं, तो अगर उस स्क्वायर की ये वाली साइड y सेंटीमीटर्स के बराबर उसने दी हुई है, तो ये वाली साइड भी ऑटोमेटिकली हमें पता होनी चाहिए कि ये, यानी इस अंदर वाले स्क्वायरिश पोर्शन का ये लेंथ भी y है और उसकी ब्रेड्थ भी y है। तो आप यूं कह लीजिए कि ये उस छोटे स्क्वायर की लेंथ है और यही उसकी ब्रेड्थ भी। अब याद रखिए ये एक स्क्वायर काटा गया उस पूरे रेक्टेंगुलर कार्ड में से, तो देखिए आपने इस रेक्टेंगुलर कार्ड में से इतना स्क्वायरिश कार्ड जो है वो काट के निकाल दिया है, पीछे यही शेडेड इलाका नहीं बचता सारा। अब वो कहता है कि द कार्ड रिमेनिंग शोन in the diagram has an area of 55. The card remaining has an area of 55. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एरिया ऑफ शेडेड जो है वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कहता है form an equation in y and solve it to find the dimensions of the rectangular card, show all your working। तो अब देखिए आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को जब हम करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ये आपके पास इधर आ जाएगा 55, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है वो आ रहा है लेंथ इनटू द ब्रेड्थ, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन की जगह 55 लिख देंगे। अब उस रेक्टेंगुलर कार्ड का वो जो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लंबाई देखिए 2y है और उसकी चौड़ाई जो है वो y+3 है, तो लेंथ उसकी 2y कर लेंगे इनटू चौड़ाई जो है उसकी y+3 कर लेंगे। ये तो निकल आएगा आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए लेंथ उसकी 2y थी, सॉरी, और ब्रेड्थ तो उसकी y+3 थी, तो 2y इंटू y+3 करेंगे, उससे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। और फिर ये माइनस, अब उस स्क्वायर का जो आपने देखिए वो बनाना था स्क्वायर में, स्क्वायर का जरा देखिए एक साइड की लंबाई हमें पता हो y है, तो फिर हम इसी y का स्क्वायर ले लेंगे।
तो अगले लाइन में अब जब आप जाके देखोगे तो सी इट इज 55 इक्वल टू, अब ये 2y दोनों से होगा ऐसे, तो ये बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 6y। सी दिस इज 2y इंटू वाई इज 2y स्क्वायर, देखिए ये 2y इंटू वाई होगा 2y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3 इज 6y, और ये आ जाएगा आगे माइनस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब ये जब आपने कर लिया इस तरह से, तो ये आएगा, अब देखिए 55 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लाइक टर्म्स गैदर करते हैं, प्लस 6y, तो ये 55 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, और अब ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। देखो ये 55 इधर आ जाएगा तो माइनस 55 इक्वल टू 0। ये बन गई आपके पास एक पूरी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो जगह तो है एम्पल नीचे, तो इसमें हम a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू पॉजिटिव 6 है और c की वैल्यू माइनस 55। तो अब x इक्वल टू, सॉरी x नहीं है क्योंकि अब y के जवाब निकलने हैं, अल्फाबेट y है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन द होल टू a। अब ये क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये आएगा माइनस 6 प्लस माइनस ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, तो ये आएगा 2 इंटू 1। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको जाके लिखेंगे, फिर जरा देखिएगा अब ये, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आता है 36 प्लस, अब देखिए ये 36 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 55, तो ये आएगा 220, तो 220 अपॉन ये 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये आएगा 36 प्लस 220 विल बी 256 अपॉन 2, तो ये y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 256 का क्या जवाब है, ये 16 आता है अपॉन 2, तो अब आगे तो पता है माइनस 6 प्लस 16 अपॉन 2, और एक आएगा y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 16 अपॉन 2, तो y इक्वल टू ये आएगा आपके पास 10 अपॉन 2 एंड दिस इज माइनस 22 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 5 एग्जैक्ट आ रहा है, और y इक्वल टू माइनस 11। लेकिन बच्चों ये तो अभी y निकला, बट उसने क्या मांगा था हमसे, वो कह रहे हैं कि शो ऑल योर वर्किंग। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सॉल्व करके उसे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्ड, तो वो जो बड़े रेक्टेंगुलर कार्ड की डायमेंशन थी वो आपने फाइंड करनी है। अब देखिए हमें इतना पता है कि y इज अ लेंथ, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम ये y 5 वाली यूज करके, अब देखिए इस बड़े कार्ड की उसने आपसे इस पूरे बड़े कार्ड की डायमेंशंस मांगी है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी, तो y 5 निकाल के सी इधर आएगा हमारे पास 2 इंटू वाई है यानी 5, तो 2 5 आर 10 cm, ये आ गई लेंथ उसकी, और ये y 5 था तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 cm उसकी ब्रेड्थ आ गई। तो इस बड़े कार्ड की डायमेंशंस 10 cm बाय, देखिए 10 cm बाय 8 cm, तो पूरी इक्वेशन लगा के आपने यहाँ पे 10 cm बाय 8 cm यूं लेबल कर, तो ये हमारा इसमें फाइनल जवाब ऐसे करके ये आ जाए। ठीक है, 10 cm बाय 8 cm। इफ यू लुक बैक एट द आंसर तो यू विल सी कि आपको उसने कुछ यही जवाब इसका दिया हुआ। तो देखिए इक्वेशन बना बना के सारी वही 10 बाय 8, 5 मार्क्स उसने इस तरह से दी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। फिफ्थ में देखिए अब तो आसान है, कहता है ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ एंड रेडियस 11। अच्छा ये रेडियस 11 है तो ये भी तो रेडियस फिर 11 cm होगा। यूनिट जरा आप लिख लीजिए कि ये 11 सेंटीमीटर्स है, तो ये भी सी रेडियस, तो ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। इफ दिस इज 11 गिवन तो ये भी 11 होगा, और ये एंगल बीच में 134 डिग्रीज है। कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। अब मुझे बताइए कि आर्क लेंथ ए बी अगर हमें फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ ए बी विल बी 134 डिग्रीज अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। तो 134 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जरा गौर कीजिएगा
ये बनेगा 134 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस है 11, तो आर्क लेंथ जो है वो फिर कितनी निकलेगी? देखिए, तो सी दिस विल बी 134, सॉरी ये आएगा 134 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 11, तो ये आएगा 25.72972, 25.72 सेंटीमीटर्स, 4 सिग्निफिकेंट चाप के 25.7 cm, तो ये 25.7 cm आ जाएगा। See, it's 25.7।